बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल-सत्तार हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम 92 स्पोर्ट्स। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि PSL सीज़न 9 की आमद है और इस हवाले से हम अपनी ट्रांसमिशन में आपको PSL के हवाले से बहुत ग्रां कदर मालूमात फराहम करेंगे। आज का मौजू जो है वो PSL की 6 टीमों के मालिकान से मुतल्लिक है। हम आपको बताएंगे कि इन 6 टीमों के मालिकान का कारोबार क्या है और उनकी क्रिकेट से क्या दिलचस्पी है। तो शुरू करते हैं हम पहली टीम लाहौर कलंदर्स से। तो लाहौर कलंदर्स के मालिक जो हैं वो फवाद राना हैं और फवाद राना ने इस टीम की जब बुनियाद रखी तो पहले 2 सीजन्स में लाहौर कलंदर्स की कारकर्दगी इंतहाई बुरी थी, लेकिन इन्होंने इस टीम को ग्रेजुअली ग्रूम किया है और ग्रूम करते करते यहाँ इन्होंने अपनी कामयाबियाँ समेटना शुरू की और गुज़श्ता 2 सीज़न जो हैं ये टाइटल जीतने में कामयाब रहे और अगर सीज़न 9 का ये टाइटल जीत जाते हैं तो ये इनकी हैट्रिक होगी। हम बात कर रहे थे फवाद राना की, तो फवाद राना जो है उनका ताल्लुक जो है वो एक मुतवस्सत घराने से था। आप ये कह सकते हैं कि उसका पस मंज़र जो है वो डाउन टू अर्थ था, लेकिन इस बंदे ने बहुत मेहनत की और ये मेहनत उन्हें बहुत आगे ले गई और उसका नतीजा ये निकला कि वो तेल के कारोबार से मुंसलिक हुए और उन्होंने वहाँ पर बहुत सारा पैसा कमाया। फवाद राना जो हैं वो UET से ग्रेजुएट हैं और उसके बाद क्रिकेट उनके खून में रची बसी है। ये लोग कतर गए और वहाँ पर इन्होंने कारकोल के नाम से एक आयल कंपनी बनाई और वो आयल के कारोबार से मुतल्लिक हैं। यहाँ पाकिस्तान में इस वक्त क्रिकेट से मुतल्लिक तमाम जो मामलात हैं वो उनके छोटे भाई आतिफ राना तय करते हैं। इस टीम की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये टैलेंट हंट प्रोग्राम के तहत पूरे पाकिस्तान में कैंप लगाती है और वहाँ से टैलेंट खोज के अपनी टीम में लाती है और उसके बाद वो टैलेंट जो है वो पॉलिश होकर पाकिस्तान की कौमी टीम का हिस्सा बनती है। अगर आप इसे कौमी टीम की नर्सरी कहें तो ये बात गलत ना होगी। इसके बाद दूसरी टीम आती है इस्लामाबाद यूनाइटेड। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड के जो मालिक हैं उनका नाम अली नकवी है और ये टीम 2 दफ़ा टाइटल जीत चुकी है PSL का और अली नकवी जो हैं इनका ताल्लुक जो है वो स्पोर्ट्स से ही है। उनकी एक कंपनी है LIV9 ग्लोबल इन्वेस्टमेंट कंपनी और ये कंपनी जो है ये स्पोर्ट्स प्रोडक्ट के मुतल्लिक कारोबार करती है और इनका बेस कैंप हांगकॉन्ग में है और हांगकॉन्ग में होने वाले तमाम जितने भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं उसको यही कंपनी हैंडल करती है। और उसके बाद अगर मैं आपको ये बताऊं कि पाकिस्तान में इस्लामाबाद यूनाइटेड के हवाले से जो भी टीम साजी होती है, जो भी मामलात होते हैं, जो भी फ़ैसला साजी होती है, उसका मरकज़ी किरदार अली नकवी की बेगम आमना नकवी साहिबा हैं और आमना नकवी को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने बहुत ही खूबसूरत टीम तश्कील दी है और यही वजह है कि ये भी 2 दफ़ा टाइटल जीत चुकी है। इसके बाद पेशावर ज़ल्मी की बात आती है। तो पेशावर ज़ल्मी के हवाले से मैं अगर आपको बताऊं कि उनके मालिक का नाम जावेद अफरीदी है, लेकिन जावेद अफरीदी साहब का ताल्लुक जो है वो शाहिद अफरीदी से कतई तौर पर नहीं है। अफरीदी दरअसल एक कबीला है जिसकी आगे 8 सब ब्रांचें हैं और शाहिद अफरीदी एक और ब्रांच से तल्लक रखते हैं और जावेद अफरीदी का तल्लक एक और अफरीदी ख़ानदान से है। तो आप ये कह लें कि पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स का कारोबार वो हायर कंपनी का है और हायर कंपनी जो है वो 38 साला जावेद अफरीदी की मलकियत में है और अभी 2 साल पहले ही उन्होंने पाकिस्तान में कारोबार शुरू किया है कारों का और वो MG कार जो है वो यहाँ बना रहे हैं और उसका प्लांट भी यहाँ लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिस पर वो काम कर रहे हैं। और जावेद अफरीदी का ये कहना है कि क्रिकेट और पेशावर ज़ल्मी मेरे खून में रची बसी है, मैं इससे दूर नहीं हो सकता। यही वजह है कि वो अपनी टीम को हर वो फैसिलिटी देने की कोशिश करते हैं जिसका तस्वर दूसरी टीमें शायद ना कर सकती हों और ये इस हवाले से भी ये टीम बहुत अहम है कि जावेद अफरीदी अपने खिलाड़ियों के, अपने मेंटोर्स के और अपने स्टाफ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। आपको पता होगा कि डैरन सैमी पहले इस टीम के कप्तान थे, बाद में जावेद अफरीदी ने उन्हें इस टीम का मेंटोर भी बनाया था। चौथे नंबर पर जो टीम आती है वो कराची किंग्स है और कराची किंग्स के मालिक का नाम सलमान इकबाल है और सलमान इकबाल का ताल्लुक जो है वो मीडिया से है और वो पाकिस्तान के एक बहुत बड़े मीडिया नेटवर्क के मालिक हैं, जबकि उनके वालिद जो हैं वो गोल्ड से मुतल्लिक कारोबार से मुतल्लिक थे और वो गोल्ड का कारोबार करते थे और ये एक सरमायादार फैमिली है और ये कराची की मेमन फैमिली का ये सपूत है और इसको क्रिकेट से बहुत ज़्यादा लगाव है और ये यही वजह है कि कराची किंग्स को उन्होंने वो तमाम फैसिलिटीज़ देने की कोशिश की है जो आलमी नौइयत की और आलमी मयार की होती हैं। इसके बाद आता है कोयटा ग्लैडिएटर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स के मालिक का नाम नदीम उमर है।
ان 6 ٹیموں میں ندیم عمر واحد وہ مالک ہیں جن کا تعلق براہ راست سپورٹس سے ہے. آپ انہیں سپورٹس کا بھی بندہ کہہ سکتے ہیں. اور یہ کراچی سپورٹس ایسوسی ایشن کے صدر بھی ہیں, اور کراچی سے نکلنے والے تمام کھلاڑی جو ہیں ان کی گروم جو ہے وہ ندیم عمر کے ذمہ ہوتی ہے. یوں سمجھ لیں کہ ندیم عمر کراچی میں جو ٹیلنٹ ہے اس کو نکالتے ہیں, اس کو پالش کرتے ہیں اور قومی ٹیم کے لیے پیش کر دیتے ہیں. ان کی دریافت وہاں کوئٹہ گلیڈیٹرز کے کپتان بلکہ سابق کپتان سرفراز احمد بھی انہی کی دریافت ہے, اور خود سرفراز کہتے ہیں کہ اگر ندیم عمر نہ ہوتے تو شاید میں پاکستان کرکٹ نہ کھیل سکتا. اور آخری ٹیم ملتان سلطانز کی ہے. تو ملتان سلطانز کی یہ فرانچائز ٹیم جو لودھراں کے معروف کاروباری ترین خاندان نے خریدی تھی, اور ترین خاندان کے جو ہیڈ ہیں وہ جہانگیر ترین صاحب ہیں, جن کا سیاست سے بہت زیادہ تعلق ہے, اور ان کے بیٹے علی ترین جو ہیں وہ اس ٹیم کو لک آفٹر کرتے ہیں اور اس کے سارے معاملات دیکھتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ پچھلے 2 سیزن پہلے جو ملتان سلطان نے اس کا ٹائٹل جیتا تھا اس میں علی ترین کی بہت زیادہ محنت شامل تھی. اس ٹیم کے اصل مالک جو ہیں وہ عالمگیر ترین ہیں, بلکہ یوں کہہ لیں کہ کاغذات میں جو اونرشپ ہے وہ عالمگیر ترین کی ہے, اور عالمگیر ترین جو ہے وہ جہانگیر ترین کے چھوٹے بھائی تھے, لیکن گزشتہ سال انہوں نے خودکشی کر لی, اور ان کی موت کے بعد اس کا سارا جو دار و مدار ہے وہ علی ترین پر آ گیا ہے. تو علی ترین نوجوان ہیں, سیاستدان بھی ہیں, اور ان کا بہت بڑا کاروباری گروپ بھی ہے. اس میں آپ یونائٹڈ گروپ کہہ سکتے ہیں, وہ فوڈ آئٹمز کو ڈیل کرتے ہیں, جبکہ جے کے گروپ سے وہ مختلف کاروبار کرتے ہیں. تو یہ پاکستان میں پی ایس ایل کی 6 ٹیموں کے مالکان کے بارے میں مختصر سا جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے. اس کے بعد آتا ہے دوسرا سیگمنٹ خبریں کا. تو آج میرے پاس دو بہت دلچسپ خبریں ہیں. ناظرین, کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سرفراز احمد کوئٹہ گلیڈیٹرز کی کپتانی سے دستبردار ہونے جا رہے ہیں, اور یہ خبر بالکل درست ثابت ہوئی. اور آج صبح یہ نیوز آ گئی کہ کوئٹہ گلیڈیٹرز نے سرفراز احمد سے استعفیٰ لے لیا ہے, اور ان کی جگہ انہوں نے ریلے روسو کو کپتان بنا دیا ہے, اور ان کے جو نائب کپتان ہیں وہ سعود شکیل بنے ہیں. تو میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ جب پی ایس ایل کا ڈرافٹ ہوا تھا تو اس وقت تک پی ایس ایل میں کوئٹہ گلیڈیٹرز نے اپنے کسی باضابطہ کپتان کا نام نہیں دیا تھا, جس سے تھوڑا خدشہ ہوا تھا کہ شاید سرفراز کی تبدیلی متوقع ہے. لیکن گزشتہ دنوں جب پی ایس ایل کی ٹرافی کی رونمائی ہوئی تو اس میں جو کپتان کھڑے تھے اس میں سرفراز ان کے ساتھ کھڑے تھے. لیکن آج کی یہ جو خبر ہے یہ ایک عجیب خبر کہہ لیں آپ, اسے حیران کن خبر کہہ سکتے ہیں کہ 8 سال کے بعد آخر کوئٹہ گلیڈیٹرز نے اپنے کپتان کو بدل ہی ڈالا. 38 سالہ سرفراز جو ہیں وہ ان کا 8 سال کا جو کیریئر ہے وہ بڑا شاندار رہا ہے. اس دوران انہوں نے 2 رنر اپ کیے, اور ایک دفعہ 2019 میں انہوں نے یہ ٹائٹل بھی جیتا تھا, اور 2017 میں یہ رنر اپ ٹیم تھی. لیکن اس کے ساتھ پاکستان میں چیمپئنز ٹرافی لانے کا سہرا بھی سرفراز کے ہی سر پر جاتا ہے. لیکن یہ جو رواں سال ہے یہ سرفراز کے لیے شاید اتنا اچھا نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ انہیں مطلب پاکستان ٹیم سے بھی فارغ کیا گیا, پاکستان کی کپتانی سے بھی فارغ کیا گیا, اور اب کوئٹہ گلیڈیٹر سے بھی وہ فارغ ہو گئے ہیں. وہ بطور کھلاڑی کھیلیں گے لیکن بطور کپتان انہیں فارغ سمجھا جائے. دوسری خبر بڑی مزیدار ہے, وہ خبر آسٹریلیا کے مچل سٹارک سے متعلق ہے. مچل سٹارک اور ان کی بیگم ایلسا ہیلے نے اپنا گھر بیچ دیا ہے. اچھا, گھر بیچنا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے, اکثر لوگوں کے خرید و فروخت ہوتے ہیں, لیکن یہ جو گھر ہے یہ انہوں نے 8.5 ملین آسٹریلوی ڈالرز میں بیچا ہے, اور جس کی پاکستانی قیمت کوئی 1.5 ارب روپیہ بنتی ہے. اور یہ گھر جو ہے وہ سڈنی کے مہنگے علاقے نارتھ کرل میں واقع ہے, اور مچل سٹارک نے اس کی ڈیمانڈ 9 ملین آسٹریلوی ڈالر رکھی تھی. لیکن گزشتہ نومبر میں کسی نے اس کو اس پیسے پر نہیں خریدا. یہی وجہ ہے کہ انہیں تھوڑی قیمت کم کرنی پڑی, اور اس وقت انہوں نے اسے 8.5 ملین آسٹریلوی ڈالر میں بیچ دیا. اچھا, نہ صرف انہوں نے گھر بیچا ہے بلکہ انہوں نے ایک اور گھر بھی خریدا ہے, اور اس کی جو قیمت ہے وہ 24.5 ملین ہے, اور یہ ایک بہت بڑا لگژری گھر ہے, اور اس نے مقامی مارکیٹ میں گھروں کی قیمتوں کے تمام ریکارڈ بریک کیے ہیں. یہ 2 خبریں تھیں, اور اس کے بعد اب ہم ریکارڈز کی طرف آتے ہیں. تو آج سے ہم آپ کو پی ایس ایل سے متعلق ریکارڈز بتایا کریں گے. تو آج جو پہلا ریکارڈ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ آپ سکرین پر ایک شیٹ بھی دیکھ سکتے ہیں, جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اب تک کے جتنے 8 سیزن گزرے ہیں پی ایس ایل کے, اس میں میچ سمری کیا ہے, رزلٹ سمری کیا ہے. تو ناظرین, اسلام آباد یونائٹڈ 2016 سے لے کر 2023 تک
88 मैच खेल चुकी है, जिसमें उन्होंने 47 यानी 47 मैच जीते हैं, 40 मैच वो हारे हैं और उनके जीतने की जो शरह है वो 53.4% है। कराची किंग्स ने 2016 से 2023 तक 85 मैच खेले हैं, जिसमें से उन्होंने 32 जीते हैं और 49 मैच हारे हैं और उनके जीतने की शरह जो है वो 37.64 है। लाहौर कलंदर्स ने 2016 से 2023 तक 85 मैच खेले हैं, जिसमें वो 39 जीते हैं और 43 मैच वो हारे हैं और उनके जीतने की शरह 45.88 है। मुल्तान सुल्तान्स ने 2018 से 2023 तक 67 मैच यानी 67 मैच खेले हैं, जिसमें 37 जीते हैं, 27 हारे हैं और उनके जीतने की शरह 55.22 है। पेशावर ज़ल्मी ने इस दौरान 93 मैच खेले हैं, जिसमें से 49 मैच जीते हैं, 42 मैच हारे हैं और जीतने की शरह 52.68 है। और कोयटा ग्लेडिएटर्स ने इसी दौरान 82 मैच खेले हैं, जिसमें 39 जीते हैं और 42 मैच उन्होंने हारे हैं और उनके जीतने की शरह 47.56 है। तो इस तरह से अगर इस सारे टेनोर की बात की जाए तो इसमें मुल्तान सुल्तान्स वो वाहद टीम है जो बाद में आई थी, लेकिन उसके जीतने की शरह सबसे ज़्यादा है। अब हम बात करते हैं कि आज के दिन क्या हुआ था हमारे सेगमेंट में। आज 14 फरवरी है और 14 फरवरी को 2 हैपनिंग्स हुई थी। पहली हैपनिंग 14 फरवरी 2003 को हुई थी, जब बांग्लादेश के खिलाफ खेलते हुए श्रीलंका के मुरलीधरन ने एक बड़ी अजीबोगरीब किस्म की हैट्रिक की थी। और ये अजीबोगरीब इसलिए है कि इसका ना तो पहले कोई रिकॉर्ड है और ना शायद आइंदा भी हो सके। मुरलीधरन ने मैच की पहली 3 गेंदों पर 3 विकेटें लेकर हैट्रिक की थी और इसी ओवर में उन्होंने चौथी विकेट भी ली थी और श्रीलंका ये मैच 10 विकेटों से जीता था। दूसरी हैपनिंग 14 फरवरी 1988 की है, जिसमें पाकिस्तान के 18 साला वसीम अकरम ने अपने दूसरे टेस्ट में न्यूजीलैंड के खिलाफ 10 विकेटें लेकर एक रिकॉर्ड कायम किया था। बदकिस्मती से पाकिस्तान ये मैच 2 विकेटों से हार गया था। ये 2 हैपनिंग्स थी। और उसके बाद बर्थडेज की बात करते हैं तो बर्थडेज के हवाले से 14 फरवरी 1947 को पाकिस्तान के कमेंटेटर और टेस्ट क्रिकेटर सलाहुद्दीन सल्लू पैदा हुए थे। उन्होंने 5 टेस्ट खेले हैं और 111 फर्स्ट क्लास मैच भी वो खेल चुके हैं। वो पाकिस्तान के चीफ सेलेक्टर्स भी रह चुके हैं और उन्होंने एक किताब सल्लू की आप बीती भी लिखी हुई है। जबकि दूसरी बर्थडे 14 फरवरी 1973 की है। इस दिन साउथ अफ्रीका के HD एक्करमैन पैदा हुए थे। इन्होंने 4 टेस्ट खेले हैं और 55 T20 मैचेस खेले हैं। तो मैं अपने इदारे की तरफ से सलाहुद्दीन सल्लू और एक्करमैन को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। इसके साथ ही ये प्रोग्राम ख़त्म होता है। अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।